सबको वेलकम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और हम लोग अब इकोनॉमिक सर्वे 2022 से इसके बारे में कुछ समझे। सबसे पहले शुरू करें कि 2022 का जो साल था ये आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा नहीं था, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और पूरी दुनिया चुनौतियों का सामना कर रही है। और वर्ल्ड इकॉनमी के संदर्भ में देखें तो तीन बहुत मेजर जर्क्स लगे हैं, यानी तीन फ्रंट पे मेजर जो है चुनौतियां हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम शुरू हुआ यूक्रेन रशिया की लड़ाई के साथ। दूसरा, जिसके कारण कच्चे तेल की आपूर्ति जो है वो कम हो गई और उसका दाम बढ़ा, जिसके कारण पूरी दुनिया में महंगाई आ गई। और तीसरा कारण जिसकी चर्चा कम होती है कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक, जो उनका सेंट्रल बैंक है, उन्होंने ब्याज दर को बढ़ाया, जिससे कि जो पोर्टफोलियो निवेशक हैं उन्होंने पूरी दुनिया के बाजार से, मार्केट से अपने पैसे खींच करके अमेरिकन बाजार में निवेश किया, जिससे कारण भी डॉलर की मांग बढ़ी और डॉलर और मौजूद हुआ, तो करेंसीज का डेप्रिसिएशन हुआ। दुनिया की जितनी भी करेंसी हैं वो डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गई। लेकिन यहाँ पे भारत का क्या परफॉर्मेंस है और भारत की करेंसी बाकी देशों की करेंसी के मुकाबले अधिक कमजोर हुई या कम हुई, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके पहलू है, बहुत सारे पहलू हैं। तो ये तीन आपके मेजर आपकी समस्या है और उसके संदर्भ में हमें इंडियन इकोनॉमी को देखना है कि चुनौतियों के बावजूद भी हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है, हमारा परफॉर्मेंस क्या सेटिस्फैक्ट्री रहा है, क्या हमारा सर परफॉर्मेंस बाकी देशों की तुलना में अच्छा है या बुरा है। तो अगर हम बात करें सरकार की, तो सबसे पहले चैप्टर में सरकार का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से रिकवर कर चुकी है, यानी रिकवरी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यानी फिर से हम जो है प्री पेंडेमिक, यानी जो लॉकडाउन हुआ उससे पहले जो हालात में थे तो वहां पे पहुंच चुके हैं। और अब जो है इकॉनमी जो है आगे की तरफ अग्रसर होगी। यानी हमने अपनी चुनौतियों को बहुत ही बखूबी हैंडल किया और आगे की तरफ बढ़ते जाए। अगर हम अगले साल के ग्रोथ रेट को देखें तो ग्रोथ रेट का टारगेट जो है, जब पूरी दुनिया का ग्रोथ जो है नीचे की तरफ जा रहा है, भारत ने अपने जीडीपी ग्रोथ रेट को इस रेंज में फिक्स किया है। और उम्मीद है कि अगर आगे सब कुछ सही हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। अब समस्या यह है कि पूरी दुनिया में मंदी का खतरा है, मंदी का खतरा है। अब मंदी के कारण क्या होगा कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप वर्ल्ड इकोनॉमी से अलग होके अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जरा देखें, अगर बाकी दुनिया में मंदी की समस्या होगी, मंदी का मेन कारण होता है डिमांड का घटना, तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था कहां कहां और कैसे प्रभावित होगी। तो सबसे पहले जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैं, एक्सेप्ट फॉर चाइना, चाइना तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, उसके बाद चाइना, उसके बाद आपका यूएई और चौथा आपका सऊदी अरब है। तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी चाइना से हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। लेकिन बाकी जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, यानी हमारा निर्यात ज्यादा है, हम उनको ज्यादा बेचते हैं और हम उनसे कम खरीदते हैं। तो सबसे पहला जो चुनौती है कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में, खास करके जो विकसित देश है, अगर वहां पे मंदी होगी तो भारत पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले भारत के निर्यात में कमी आएगी, क्योंकि उनके बाजार में डिमांड की कमी है और भारत का निर्यात उनसे ज्यादा है आयात की तुलना में। तो फिर भारत के निर्यात पर असर पड़ेगा। तो क्या इससे भारत के ग्रोथ पर असर पड़ेगा कि निर्यातक जो पहले बना करके दूसरे देशों को भेजते थे, अब वहां पे मंदी आ गई तो फिर इनके उत्पाद का क्या होगा। तो ये चुनौती हमने जो है बखूबी पूरा किया, क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है भारत के भीतर, लोगों का जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये 2015 के बाद बहुत ज्यादा है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी भारत के लोग जो खर्च करते हैं, ये 2015 के बाद अभी सबसे ज्यादा है। इसका यह भी मतलब हुआ कि भारत पूरी तरह से रिकवर कर चुका है। और भारत में भी लॉकडाउन के बाद बहुत से लोगों के जॉब चले गए, बहुत से लोगों के इनकम में कटौती हुई, तो उनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर था, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, उसमें काफी कमी आ गई थी। तो अर्थव्यवस्था स्लो हो गई थी, लेकिन उसके बाद रिकवरी के बाद
इकॉनमी पूरी तरह से रिकवर है और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी हमारे देश में जो वस्तुओं की मांग है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो फिर इसका मतलब कि ग्रोथ की जो चुनौती है वो एक तरह से कम हो गई। यानी अब हम उत्पादन जारी रखेंगे, अगर हमारे वस्तुओं की मांग अन्य देशों में कम होगी तो घरेलू मांग जो है उसको कंज्यूम करने के लिए तैयार खड़ा है, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि भारत के निर्यात में जरूर कमी आ जाएगी। इसका दूसरा जो असर पड़ेगा कि भारत में आपने देखा होगा कि 2022 में भारत में जो एनआरआई उनका जो रेमिटेंस था वो पहली बार इतिहास में $100 बिलियन को क्रॉस कर गया। $100 बिलियन को क्रॉस कर गया। अब ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, आज तक पूरे दुनिया में ये रिकॉर्ड नहीं बना था। तो जब भारत के लोग बाहर काम करते हैं तो वहां पे वो काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो वो अपने इनकम का एक हिस्सा क्या करें, इंडिया भेजते हैं। तो जब विदेशों में, खास करके विकसित देश की बात करें जहां पे भारतीयों का प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, तो वहां से रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगर वहां पे मंदी आ गई तो भारतीयों को जो है जॉब से निकाला जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि गूगल ने बहुत से भारतीयों को जॉब से निकाल दिया। तो भारतीयों का नौकरी चला गया तो उनकी कमाई क्या होगी, कम होगी, तो रेमिटेंसेस क्या होगा, कम होगा। यानी यहां भी विदेशी मुद्रा भंडार पे असर पड़ेगा। तो ये जो दो हमारा लॉस है, एक तो निर्यात के कम होने से जिसकी संभावना है, और दूसरा जो रेमिटेंसेज है तो उसकी भरपाई जो है दूसरे तरीके से किया जा रहा है, जिस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यानी वहां भी कोई खतरा नहीं है। और जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो तकरीबन $570 बिलियन जहां पहुंचा है। यानी अब ये बढ़ना शुरू हो गया, फिर से बढ़ना शुरू हो गया। जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तो भारत का जो रिजर्व था वो $636 बिलियन था, अमेरिकन डॉलर, जो फिर से 2 से 3 महीने में ये घट करके $530 बिलियन पे आ गया था और निरंतर नीचे की तरफ जा रहा था। तो इससे हमारे चिंता का विषय था। लेकिन फिर से बहुत सारे क्षेत्रों में हमने काम किया है जिसकी चर्चा सर्वे में है, तो फिर से ये जो है बढ़ने लगा है और अभी इसका जो रुझान है ऊपर तरफ है, जो भारत के तकरीबन 9 मंथ्स के इंपोर्ट के लिए पर्याप्त है, 9 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। और वो सारे एरियाज जिस पे अगर हम काम करें, जो हमने काम किया है, जिसके कारण ये बढ़ेगा, उन सबों पे चर्चा की गई है। इसके अलावा जो अगला इंडिकेटर है कि इकॉनमी रिकवर कर गया, तो स्वाभाविक है भारत सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है, उसमें काफी वृद्धि हुई है। राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके बढ़ने के बावजूद भी भारत सरकार ने पूंजीगत व्यय में क्या किया, बढ़ा है, जिसके कारण क्या हुआ है, तो क्राउड इन इफेक्ट हुआ है। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें बढ़ोतरी हुई है। कब? जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। तो राजस्व व्यय में वृद्धि होने के बावजूद भी अगर पूंजीगत व्यय में वृद्धि हो रही है, तो ये सरकार के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को बताता है। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि सरकार के इस कारण तो क्राउडिंग इन हो रहा है, यानी जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनका जो है कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। और गवर्नमेंट इसलिए बहुत उत्साहित है कि आने वाले समय में भी, क्योंकि ये तीनों मिलकर के, अब प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये दोनों मिलकर के पीपीपी मॉडल पे क्या करेंगे, ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। यानी भारत सरकार का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर अब जो है उनका क्राउडिंग इन हो रहा है। तो कारण क्या है, तो प्राइवेट सेक्टर, खास करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्या है, की टू ड्राइवर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दिया जाए, तो प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दिया जाए, ये पॉलिसी हमारी बहुत पुरानी है। तो प्राइवेट सेक्टर का क्राउडिंग इन हो और गवर्नमेंट के साथ मिलकर के ये इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करें। अब प्राइवेट सेक्टर, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, यानी निवेश की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए। अब प्राइवेट सेक्टर इसको पार्टिसिपेट करें, उनका क्राउडिंग इन हो, इसलिए जरूरी है एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली, यानी साउंड बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंक का जो पास में बहुत बुरा हाल था बिकॉज ऑफ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी बैंक ने जो लोन दिया वो काफी कम हो गया, काफी पैसा डूब गया। और कुछ साल पहले ये जो आपका एनपीए का रेट था वो 9.5% के आसपास था, यानी बैंक ने जो लोन दिया उसका 9.5% जो है ये आपका डूबा हुआ था। और अब ये घट करके कितने पे आ गया है, तो अब ये घट करके सिर्फ 5% पे आ गया है।
और इसके पीछे जो कारण है, तो पहला कारण है भारत सरकार का इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग कोड। बैंकिंग कोड ये आपका जो है 2016 का है, और जिसमें जो है रिकवरी प्रोसेस को क्या किया गया है, पास किया गया है। किसके सहायता से? तो ट्रिब्यूनल बना करके रिकवरी प्रोसेस को ये पास किया गया है। और दो ट्रिब्यूनल जो बनाए सरकार ने इसके अधीन, पहला आपका ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और आपका जो है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये आपका जो है DRT, ये आपका है कंपनियों से रिलेटेड मैटर के लिए, और ये आपका जो है यानी रिटेल बारोबर हमारा, यानी बैंक का पैसा अब NPA अगर होता है, बारोबर जो है डिफॉल्ट कर जाता है, तो बैंक्स को अब जो है नॉर्मल कोर्ट में जाना नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता था। और यही कारण था कि RBI ने के जितने भी आपके कदम उठाए गए वो सारे रिकवरी नहीं कर पाए, पूरी तरह फेल हो गए। तो फिर जब RBI फेल हो गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम टू द रेस्क्यू ऑफ द कमर्शियल बैंक, और उन्होंने जो है ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करें, अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग कोड उन्होंने दो ट्रिब्यूनल बनाए फॉर द रिकवरी, टू मेक द रिकवरी प्रोसेस वेरी फास्ट। और इसके कारण जो है बैंकों का NPA, ग्रॉस NPA, ये घट के कितना आ गया 9.5 से। ये तो स्वाभाविक है, बैंकों की जो बैलेंस शीट है अब उसकी स्थिति पहले से क्या हुई है, अच्छी हुई है, और बैंक जो है फिर से एक साउंड बैंकिंग की तरफ अग्रसर है। और बैंक अगर ये मजबूत होगा तो डेफिनेटली है वो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्या करेगा, फाइनेंस करेगा, और तभी जो है प्राइवेट सेक्टर का क्या होगा, क्राउडिंग इन होगा। और ये प्राइवेट सेक्टर अब ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों मिल करके प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सर्वे साफ साफ कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड क्राउडिंग इन द प्राइवेट, ये प्राइवेट सेक्टर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये दोनों मिल करके आपका कंट्री का क्या होगा, ड्राइवर होगा, ग्रोथ का ड्राइवर होगा। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट भी कर रही है और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर भी कर रही है। और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, पर्टिकुलरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, इससे रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की दर क्या हुई है, बढ़ी है। और पूंजी निर्माण की दर जब बढ़ेगी तो स्वाभाविक है उत्पादन, यानी देश का क्या होगा, देश और देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद जो है, जो बैंकों की बात करें तो बैंकों का जो क्रेडिट क्रिएशन का रेट है अब वो डबल डिजिट में आ गया है। यानी क्रेडिट क्रिएशन, बैंक क्रेडिट क्रिएट करती है, बैंक क्रेडिट क्रिएशन, जो क्रेडिट क्रिएशन है ये क्रेडिट पॉलिसी का हिस्सा है। पहला चीज है नोट्स प्रिंटेड बाय RBI, RBI नोट छापती है। सपोज RBI ने 100 रुपीज प्रिंट किए, लेकिन उसका जो इंपैक्ट है इकोनॉमी पे कितने के बराबर होगा, तो इट विल हैव मल्टीपल इंपैक्ट। रीजन बीइंग, बैंक क्रेडिट क्रिएशन करती है, बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ, फिर बैंक ने लोन दिया, फिर वही पैसा घूम के बैंक में आया। तो ये जो क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है, ये अगर फास्ट होता है तो ये इकोनॉमी के रिकवरी का सूचक है। और अगर ये क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो है, तो फिर ये शो करता है अर्थव्यवस्था स्लो डाउन हो गई है। तो ये आपका जो क्रेडिट क्रिएशन का जो रेट है, ये कई सालों के बाद, कम से कम लॉकडाउन के बाद तो नहीं था, ये जो है डबल डिजिट में पहुंच गया है। डबल डिजिट में जाने का मतलब, अब समझो कि डबल डिजिट, अब इसको लेमन टर्म में समझा रहा हूं कि अगर RBI ने 100 रुपये छापा है तो इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे मल्टीप्लायर इंपैक्ट जो है कई गुना असर पड़ेगा, तो ये करीब 1000 रुपये के बराबर होगा। अगर ये वैल्यू हम 10 लेते हैं, यानी ये जो रेट है मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना, 10, यानी 10 रुपीज अगर RBI नोट छापे, तो बिकॉज क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इज वेरी हाई, तो इसके कारण क्या हुआ है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा इकोनॉमी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो क्रेडिट जो ग्रोथ है MSME सेक्टर को, वो भी आपका जो है तकरीबन 30.7%, करीब 30% के पास रहा। यानी MSME जो है उनके थ्रू भी क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है। यानी इकोनॉमी हर एक फ्रंट पे वहां पे तेजी देखा जा सकती है। क्रेडिट क्रिएशन ग्रोथ रेट अगर ज्यादा है तो ये इकोनॉमी बूम यानी तेजी को शो करता है। अब बात करें जो हमारा अमेरिका की बात करें, अमेरिकन डॉलर की मांग 2022 में बहुत ज्यादा थी। उसके पीछे दो कारण था, क्योंकि कच्चे तेल का दाम बढ़ गया, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया,
और कच्चे तेल का दाम जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में तय होता है। और कच्चे तेल का जो इंपोर्ट है, जो डिमांड है, चाहे वो प्राइस बढ़े या घटे, आप उस डिमांड में कटौती नहीं कर सकते हैं। तो तेल उतना ही खरीदना है, लेकिन उतना ही तेल खरीदने के लिए हमें ज्यादा डॉलर चाहिए। मैं रिपीट कर दूं, जब लड़ाई शुरू हुई थी तो एक बैरल का दाम था $80, $80 पर बैरल, यानी देखिए $1 का यानी $80 पर बैरल। अब बैरल क्या होता है? तो एक बैरल जो है उसका जो होता है करीब 159 लीटर, 159 लीटर। अब इसका दाम जो है बढ़ करके करीब 120 हो गया। तो इतना ही तेल खरीदने के लिए, एक बैरल तेल खरीदने के लिए हमें अब पहले जहां $80 चाहिए था तो वहां $120 चाहिए। तो डॉलर की मांग बढ़ गई, डॉलर की मांग बढ़ गई। अब डॉलर की मांग जो है सिर्फ भारत में नहीं बढ़ी बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ी, खास करके उन देशों में जो तेल आयात करते हैं। क्योंकि तेल का जो इंपोर्ट है आप कम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्राइस कितना भी हो। तो डॉलर की मांग जो है ग्लोबल मार्केट में बढ़ गई, डॉलर इंडेक्स ऊपर चला गया। एक तो ये कारण था। दूसरा जो कारण था कि अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि अमेरिकन ने मंदी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर प्रिंट किए। 3 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख करोड़, यानी 1 ट्रिलियन जो है वो 1 लाख करोड़ के बराबर होता है। तो इतने के बराबर इन्होंने क्या किया? नोट प्रिंट किया और अपने लोगों को राहत पैकेज दिया। तो ठीक है, वहां के लोग तो रिकवर कर गए, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिकन मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो गया? बढ़ गया। अब मनी के बारे में तो आपको पता ही है कि मनी एलोन कैन इंक्रीज द डिमांड बट मनी एलोन कैन नॉट इंक्रीज सप्लाई। मनी सप्लाई बढ़ने से इनके देश में एक समस्या आ गई, इन्फ्लेशन की, यानी महंगाई की दर बहुत ज्यादा हो गई। अब महंगाई की दर बहुत ज्यादा जो अमेरिकन मार्केट में हो गई तो वहां के केंद्रीय बैंक ने क्या किया? अपने देश में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, ब्याज दर को बढ़ा दिया। ये मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का हिस्सा होता है कि जब आपका इन्फ्लेशन का दर बहुत ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाइए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अमेरिकन गवर्नमेंट ने इतना तक कर दिया, वहां का जो बैंक है सेंट्रल बैंक 4% तक ले गए। ये हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। अब जैसे ही अमेरिकन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो फिर देखो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जिसमें जो मेन है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसने क्या किया? यूरोप के मार्केट से पैसे निकाले, यूरोप के मार्केट से पैसे निकाले, भारतीय बाजार से भी क्या किया? पैसे निकाले। अगर हम देखें तो दुनिया के हर एक मार्केट से उन्होंने पैसा निकाला। अब यूरोप के शेयर मार्केट से पैसे निकाल के कहा जा रहे हैं अमेरिकन मार्केट, कारण अमेरिकन मार्केट में ब्याज दर बढ़ा तो अमेरिकन मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है अब वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इंडिया के मार्केट से उन्होंने पैसा निकाला, अन्य मार्केट से भी उन्होंने क्या किया? पैसा निकाला और यहां गए। तो उससे क्या हुआ कि जब अमेरिकन मार्केट की तरफ रुझान होता है तो फिर क्या होगा? डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि एक छोटा उदाहरण समझो, अगर पोर्टफोलियो निवेशकों ने यूरोपियन मार्केट में निवेश किया है तो वहां पे आप जो है डॉलर के बदले यूरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप यूरोप से पैसे निकाल के अमेरिका जा रहे हैं तो यूरो के बदले आपको डॉलर चाहिए, यूरो हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू डॉलर। तो फिर डॉलर की मांग क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये कारण है, तो डॉलर की मांग बढ़ गई। डॉलर की मांग बढ़ गई तो क्या हुआ? डॉलर और मजबूत हो गया। भारत का जो है शेयर मार्केट क्या हो गया? क्रैश कर गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से घटा। ये दो कारण थे विदेशी मुद्रा भंडार घटने के। एक तो कच्चे तेल का दाम बढ़ गया, जिसको बाद में रशिया से हमने कम सस्ता खरीद करके वहां पे कंपेंसेट किया, लेकिन यहां पे कंपेंसेशन का कोई गुंजाइश नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिकन डॉलर की मांग बढ़ गई। अमेरिकन डॉलर की जब मांग बढ़ गई तो डॉलर क्या हो गया? डॉलर मजबूत हो गया। डॉलर क्या हो गया? मजबूत हो गया। डॉलर बिकेम स्ट्रांग। ये दो कारण आपको ध्यान रखना है। डॉलर जो है जब मजबूत होता है तो रुपये क्या हो गया? डिप्रिशिएट कर गया। रुपये का डिप्रिशिएशन हुआ, रुपये का डिप्रिशिएशन हुआ। रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया। लेकिन रुपया सिर्फ ही कमजोर नहीं हुआ है, दुनिया की जितनी भी देशों की करेंसी है वो रुपये के मुकाबले कमजोर हुआ। तो सर्वे कहता है कि इंडियन जो रुपये है वो बाकी देशों के ये जो दूसरे
इमर्जिंग मार्केट हैं उनके कंपैरिजन में रुपए का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर रहा, यानी रुपया कम कमजोर हुआ। मैं थोड़ा आंकड़े दे रहा हूं। अब आंकड़े में दे रहा हूं टर्की का लीरा। टर्की का लीरा जो है वो कमजोर हुआ 32% से, डिप्रिशिएट किया। यूरोपियन यूनियन का यूरो जो है ये 17% से क्या हुआ, वीक हुआ। चाइना का युआन भी ये कमजोर हुआ 13% से। लेकिन इंडिया की करेंसी रुपी ये सिर्फ कमजोर हुई कितने से, तो 4.5% से। तो ये आंकड़े को लेकर के सर्वे में लिखा गया है कि रुपया जो है वो बाकी इमर्जिंग मार्केट जो है उनकी करेंसी के मुकाबले कम कमजोर हुई। तो यहां पे ऐसा क्या लगता है कि इसका मतलब हमारा रुपया बाकी करेंसी जो है उनके मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये एक साइड है। कारण क्या है कि सर्वे जो है हमारा रिपोर्ट कार्ड है। पिछले एक साल में आर्थिक मोर्चे पे जो परफॉर्मेंस है उसका रिपोर्ट कार्ड है। तो गवर्नमेंट जो है अपने परफॉर्मेंस को यानी डिटेल में हर एक पक्ष को नहीं बताती है, जो सुनने में अच्छा लगता है उसको हाईलाइट करती है। लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो थोड़ा अलार्मिंग है, वो सही नहीं है। ये भारतीय करेंसी रुपी ये बाकी करेंसी के मुकाबले कम जो हुआ, इसके पीछे जो रीजन है वो है आरबीआई। मैं इसका ऋणात्मक साइड बता रहा हूं जिसकी चर्चा सर्वे में नहीं किया गया है। आरबीआई ने क्या किया कि जब रुपया कमजोर होने लगा तो उन्होंने फॉरेक्स मार्केट में क्या किया, इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया। और जो हमारे एजेंट हैं जिनकी सहायता से डॉलर की खरीद बिक्री होती है भारत में, तो उनको इन्होंने डॉलर बेचना शुरू किया एग्रेसिवली, जिससे कि इंटरनली हम जो है डॉलर के सप्लाई को बढ़ा करके और रुपए को और कमजोर होने से रोके। तो यही काम किया। तो नतीजा ये आपको शायद जानकारी हो कि भारत का जो एक्सचेंज रेट है उसका नाम है मैनेज एक्सचेंज रेट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ने से जब डॉलर मजबूत होती है और एक सीमा से क्रॉस कर गया तो फिर जो है रुपया कमजोर होगा। तो आरबीआई फिर क्या करती है कि फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करती है और रुपए को और कमजोर होने से रोकती है। और यही काम आरबीआई ने किया बहुत ही एग्रेसिवली। इस केस में आरबीआई क्या करती है कि जो हमारे जो आरबीआई के ऑथराइज एजेंट हैं जैसे बैंक्स हैं जो आरबीआई के बिहाफ में डॉलर खरीद बिक्री करते हैं, तो उनको फिर क्या करती है, डॉलर बेचना शुरू कर देती है। यानी डॉलर इज सप्लाइड टू होम, टू द एजेंट्स ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई से डॉलर ये खरीदते हैं तो डॉलर का जो रिजर्व है भारत का क्या होगा, कम होगा। और इंटरनली जो है चूंकि सप्लाई को बढ़ाते हैं तो फिर रुपया और कमजोर नहीं होता है। अब ये सही है कि गलत, सही है गलत है। तो आरबीआई ये नेचुरल नहीं था, ये आर्टिफिशियल कहा जाए ये रेट है, क्योंकि रुपये अगर आरबीआई इंटरवीन नहीं करते तो रुपये जो है और ज्यादा कमजोर होता है, जो नहीं हुआ। अब ये देखने में क्या लगता है अच्छा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि जब बाकी देशों की करेंसी ज्यादा डेप्रिशिएट करी है तो इनकी जो वस्तुएं है ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी सस्ती हो जाएंगी। लेकिन भारतीय करेंसी जो रुपये है ये बहुत कमजोर नहीं हुआ, तो रिलेटिव जो प्राइस है इनके वस्तुओं की तुलना में अब भारतीय वस्तुएं क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। और यही हुआ था 1990 में जब इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। एक्सपोर्ट क्या हो गया, बिल्कुल ठप हो गया, क्योंकि भारतीय करेंसी बाकी देशों की करेंसी में से बिल्कुल महंगा हो गया। भारतीय गुड्स महंगे हो गए क्योंकि भारत ने एक्सचेंज रेट फॉलो किया था, फिक्स एक्सचेंज रेट। तो फिर जो आरबीआई के हिसाब आईएमएफ के इंस्ट्रक्शन पे हमने 2 बार अवमूल्यन किया, यानी रुपए को कमजोर किया, और फिर हम लोग फ्लोटिंग पे आ गए, यानी फ्लक्चुएटिंग पे आ गए। तो यहां पे इससे दिक्कत क्या है कि भारतीय करेंसी इनके तुलना में कम कमजोर किया, तो इनकी जो वस्तुएं हैं भारतीय वस्तुओं की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा सस्ती हो गई। तो लोग क्या करेंगे, जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो भारतीय वस्तुओं को छोड़ करके इन देशों के वस्तुओं को खरीदेंगे, क्योंकि इनके लिए इनसे खरीदना सस्ता हो गया। तो भारत का एक्सपोर्ट क्या होगा, कम हो जाएगा, जो हो रहा है। तो इस पक्ष को जो कहा जाए नहीं बताया गया है। और आरबीआई की ये पॉलिसी जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके समझ से बाहर है, क्योंकि आरबीआई इनकी आलोचना, जो हमारे एक्स गवर्नर भी हैं आरबीआई के पुराने गवर्नर रघुराम राजन साहब, सुब्बा राव जी, उन्होंने भी आरबीआई की आलोचना की। और उनका कहना था लेट आरबीआई, आरबीआई शुड लेट रुपये डेप्रिशिएट अगेंस्ट डॉलर, कि रुपये को कमजोर होने दें, नहीं तो हमारा एक्सपोर्ट टूरिज्म सारा चौपट हो जाएगा, रेमिटेंसेस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा।
लेकिन ऐसा नहीं। तो ऐसा लगता है कि जैसे आरबीआई जो है अपने आप को प्रूव कर रही है विदाउट नोइंग द रीजन जेन्युइनली। आरबीआई जो है भारत सरकार को एक तरह से अपील कर रही है, खुश कर रही है कि देखिए जब बाकी देशों की करेंसी इतनी कमजोर हो गई, हमने रुपये को उतना कमजोर नहीं होने दे दिया। ये मेरे ख्याल में समझ से बाहर है और इस पॉलिसी के लिए आरबीआई की आलोचना होती है। आरबीआई की आलोचना होती है कि समथिंग इज रॉन्ग विद द थॉट प्रोसेस ऑफ आरबीआई, और प्रेजेंट में भारत का एक्सपोर्ट जो है वो घटना शुरू हो गया। तो एक तो ये है जिसको हमने दोनों। अब अगला जो रिकवरी का पॉइंट डिस्कस किया गया है कि जो इन्फ्लेशन है, रिटेन इन्फ्लेशन जो है ये अपने रेंज में आ गया है। अब मैं इस पे चर्चा करूंगा कि भारत में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, महंगाई की जो दर है, हेडलाइन इन्फ्लेशन वो है सीपीआई, वो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल इंडिया। और एज पर द इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमें टारगेट करना है तो वो है 4%, 4%, एज मेजर्ड बाय सीपीआई। सीपीआई का जो आंकड़ा है मंथली बेसिस पे जारी होता है और आरबीआई को परमिशन दिया गया है, छूट दिया गया है ±2%। इसका मतलब कि महंगाई की दर को 2 से 6% के बीच में रखना है। यानी अगर इस बीच में महंगाई की दर है एज मेजर्ड बाय सीपीआई, इट मींस थिंग्स आर ओके। लेकिन क्या हुआ कि यूक्रेन लड़ाई के बाद जो है ये महंगाई की दर बहुत बढ़ गई और ये अपने पीक पे जो है ये तकरीबन 8.7% पहुंच गया था मंथ ऑफ 8.7% कब पहुंचा था? तो अप्रैल 2022 में। अब महंगाई की दर 2022 में ये आपका 8.7%। अब महंगाई की दर अगर 6% से अधिक हो जाए तो फिर क्या होता है कि ये हमारे ग्रोथ को क्या करेगा? हर्ट करता है। तो फिर आरबीआई जो है महंगाई की दर को कम करने के लिए क्या करती है? तो अपने मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करती है। और यही कारण है कि पिछले पांच बार जो है, पिछले एक साल में 5 बार आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया 5 बार, जिससे कि बैंकों से कर्ज लेना क्या हुआ? महंगा हो गया, जो कि भारत में ये ग्रोथ रेट को प्रभावित करेगा। इसके कारण क्या है कि क्राउडिंग इन के बदले क्राउडिंग आउट हो जाएगा। यानी जो प्राइवेट सेक्टर है दे वोंट पार्टिसिपेट। रीजन भी क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट जो करेंगे तो उनके लिए बैंक से जो पैसा लेना होगा, लोन लेना महंगा हो जाएगा, तो दे मे नॉट बी पार्टिसिपेटिंग। लेकिन अभी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब ये जो है ये 6% से ज्यादा रहा। लेकिन जब मंथ आया दिसंबर 2022 में, जिस वक्त का आंकड़ा बजट में है, सर्वे में दिसंबर का जो आंकड़ा था ये आपका पहुंच गया 5.85%, यानी 6 कम। और यही लास्ट आंकड़ा था जिसके बाद सर्वे लिखा गया। तो गवर्नमेंट का दिसंबर में जब आया था तो पहली बार ये अपने रेंज में आ गया 6%। तो इसलिए बजट में ये कहा गया, ये आंकड़ा जनवरी 20 के आसपास आया था। अब इसलिए बजट आया 1 फरवरी को, सर्वे 21 जनवरी को। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि सर्वे में लिखा हुआ है कि जो महंगाई की दर है, जो आरबीआई का टारगेट रेंज है उसमें आ गया, उस पर हिसाब से सही था। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं तो जनवरी का आरबीआई ने भी कहा था कि अब ये 6% के नीचे रहेगा, लेकिन जनवरी का जो 2023 का आंकड़ा आया तो यह फिर बढ़ करके 6.25% आ गया, यानी फिर से रेंज को क्रॉस कर गया। अब यहां पे ये फरवरी का जो आंकड़ा होगा, जो मार्च में आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो जरा वेट करें इसके लिए। तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं फिलहाल। 1 महीने को छोड़ दें, यानी दिसंबर को छोड़ दें, तो उसके बाद जो है हर एक महीने में, इवन द लास्ट मंथ जनवरी, उसमें जो महंगाई की दर है वो हमारा क्रॉस कर चुका है लिमिट को। एनीवे, उसके बाद जो है कुछ फ्रंट पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस है कि डायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन जो है ये बढ़ा है, ये पहले की तुलना में बढ़ा है। उसके बाद जो है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो जो लोग अपने इनकम और प्रॉफिट पे देते हैं, तो अगर डायरेक्ट टैक्स का शेयर बढ़ा है, इसका मतलब कि लोगों का जो इनकम है और बिजनेस का जो प्रॉफिट है ये फिर से क्या हुआ है? इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग। इट्स अ गुड साइन। तो डायरेक्ट टैक्स से जो कलेक्शन जो है अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, क्योंकि 31 जनवरी को सर्वे आता है और
सिर्फ लास्ट 3 महीने का आंकड़ा सरकार के पास नहीं होता है। तो जो भी आपके आंकड़े होते हैं सिर्फ 9 मंथ्स के, तो उस दौरान डायरेक्ट टैक्स से जो कलेक्शन रहा है इट हैज रिमेन बायंट, यानी अच्छा रहा है, बढ़ा है। उसके बाद जो है, जो बजट में भी चर्चा है, जो बजट मैंने पढ़ा है कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये पिछले 7-8 साल में अपने न्यूनतम स्तर पे आ गया है, जो शो करता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ये अब काफी तेजी से हो रहा है। और नतीजा खास करके शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी की दर है वो काफी कम हो गई है, यानी पिछले 7 साल में ये अपने न्यूनतम स्तर पे रहा है। तो एक तो आपका ये चीज है। उसके बाद जो है ये भारत सरकार का कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको बूस्ट किया है। उसमें एक फैक्टर भारत का जो है, डिस्पाइट वर्ल्ड इकोनॉमी इज नॉट इन गुड शेप, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके पीछे एक बड़ा कारण है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कहा जाता है प्लेटफॉर्म, जो कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को क्या किया जा रहा है तो वो बूस्ट करता है। तो ये बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो आपके सारे जो आपके क्लियरेंस होते हैं, गाइडलाइन होते हैं, उसके बाद फाइनेंस होता है, अब सारे जो है ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में आ गए हैं। तो इसके कारण क्या हुआ है कि प्लेटफॉर्म भी बड़ा हो गया, फास्ट भी हो गया, ट्रांसपेरेंट भी हो गया, और लेस करप्टिव सिस्टम जो है, यानी एक ऐसा सिस्टम तैयार हो रहा है जिसमें करप्शन की गुंजाइश कम है। तो इन सबों का भी एक बड़ा योगदान है, किसके लिए, तो स्वाभाविक है हाई ग्रोथ रेट के लिए। यानी ओवरऑल डिस्पाइट एडवर्स सिचुएशन, क्योंकि जब हम वर्ल्ड इकोनॉमी से कंपेयर करें तो निश्चित रूप से हमारा परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है और बेहतर फिस्कल मैनेजमेंट को शो करता है। जब पूरी दुनिया में क्राइसिस का खतरा है तो एकमात्र देश जिसके बारे में ग्लोबल एजेंसियां भी कहती हैं इट इज गोइंग टू ग्रो एट अ वेरी वेरी फास्ट रेट, वेरी वेरी फास्ट रेट। तो ये आपका जो पहला चैप्टर था जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया। अब हम लोग मूव करें चैप्टर वाइज। अब हम चैप्टर नंबर 2 में हम लोग बात करते हैं। चैप्टर 2 में है इंडिया का जो है मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक। चैप्टर 2 मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक। चैप्टर का नाम है, तो उसके बारे में गवर्नमेंट कहती है, हेडलाइन से समझ में आ जाएगा, विथ ऑप्टिमिज्म एंड होप। इसका जो थीम है विथ ऑप्टिमिज्म एंड होप, यानी दोनों है। जो मीडियम टर्म हमारा ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है, आउटलुक है, वो ऑप्टिमिस्टिक भी है और साथ साथ हम लोग होपफुल भी है। तो आखिर ऐसा क्या है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कहती है? पहले तो हम बात करें वाई मीडियम टर्म, वाई नॉट लॉन्ग टर्म। तो देखो, एक समय था जब हम काम करते थे 5 ईयर प्लान पे, पंचवर्षीय योजना पे। 12 के बाद हमने उनको छोड़ दिया। तो क्या हमने प्लानिंग छोड़ दी? नहीं। अब आज के डेट में 5 ईयर प्लान का जो सिग्निफिकेंस है वो कम हो चुका है, क्योंकि 91 में भारत में रिफॉर्म का काम शुरू हुआ, वैश्वीकरण का दौर आया, इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया, हमारे इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट किया गया, और कारण इंडियन इकोनॉमी बिकेम वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी वल्नरेबल, वेरी वेरी वॉलेटाइल। नो डाउट वैश्वीकरण हमारे लिए बहुत सारी चुनौतियां लेकर आया और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी लेके आया। अब 91 से पहले हमारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी था इट वाज मोर और लेस रेस्ट्रिक्टेड, यानी एक हम ज्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट में काम करते थे। तो वहां पे 5 साल का टारगेट लेके चलना वो एक अच्छी पॉलिसी थी। लेकिन 91 के बाद पर्टिकुलरली इतना ज्यादा बदलाव हो रहा है कि ग्लोबल मार्केट में अगर थोड़ा सा बदलाव होता है, जो हमने 3 आपको उदाहरण दिए कि कच्चे तेल का दाम बढ़ गया, यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई और अमेरिकन केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर बढ़ा दिया, तो ये इंडिया के बाहर हुआ है। लेकिन इसके कारण भारत में जो है हर एक जगह असर पड़ा, कहां, सर से लेकर पैर तक। तो आज के डेट में लॉन्ग टर्म प्लान का अगर हम देखें तो महत्व तो कम है। तो क्यों? 5 साल बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा समय होता है। अब आज के डेट में अगर मैं पढ़ा रहा हूं कि कल क्या होगा हमें कुछ नहीं पता है, और इस एनवायरनमेंट में अगर हम अगले 5 साल का टारगेट लेके चलते हैं
तो वो प्रैक्टिकली सही नहीं होगा। पता चला कि चले थे इस तरफ और पहुंच गए उस तरफ। इसलिए जरूरत था कि या तो हम शॉर्ट टर्म प्लान पे काम करें या रोलिंग प्लान पे काम करें। तो हमने जो है शॉर्ट टर्म प्लान को तय किया है कि हम छोटे छोटे प्लान को तय करेंगे, जबकि हमारा जो बड़ा प्लान है वो तो रहेगा ही, लेकिन छोटे छोटे प्लान बना करके हम अपने गोल्स को अचीव करें। इसलिए जो है अब किसकी बात हो रही है, मीडियम टर्म ग्रोथ की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं। तो इंडियन इकोनॉमी जो चर्चा हुई है, गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस टाइम को फोकस किया है 2014-2022, यानी थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। ब्रॉडर का मतलब सिर्फ एक साल को लेकर नहीं। और सर्वे कहता है कि 2014 में जब ये सरकार आई थी तो बहुत सारे हमारे स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस के रिफॉर्म हुए थे। यानी ये भी सही है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए और गवर्नेंस के फ्रंट पे भी क्या हुआ कि रिफॉर्म हुआ, जिससे कि इकोनॉमी का जो फंडामेंटल्स है, जिस पे इकोनॉमी टिका हुआ है, वो मजबूत हुआ। और जब तक इकोनॉमी का फंडामेंटल, जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होगी, इकोनॉमी कैन नॉट ग्रो। और ये जो है लंबा प्रोसेस है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और सिंपल सी बात है गवर्नेंस रिफॉर्म। अब रिफॉर्म का मतलब जो है ये क्या होता है, यानी चेंज इन पॉलिसी। लेकिन एवरी चेंज इन पॉलिसी कैन नॉट बी कॉल्ड रिफॉर्म। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, तो चेंज इन पॉलिसी। लेकिन हर एक पॉलिसी में बदलाव को रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बदलाव पॉलिसी में दो तरह का होता है, एक मॉडरेट छोटा मोटा और एक बड़े स्तर पे। तो जो बड़े स्तर पे बदलाव होता है ना, तो दे आर कॉल्ड रिफॉर्म। तो जब भी कोई गवर्नमेंट अपने पुरानी पॉलिसी को पूरी तरह से छोड़ दे, तो पुराने पॉलिसी को पूरी तरह से क्यों छोड़ती है, तो सिंपल सा रीजन है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग, दे हैव फेल्ड। और बिल्कुल एक नए पॉलिसी के साथ आए जो पुराने से बिल्कुल क्या हो, अलग हो, लेकिन टू गेट द सेम ऑब्जेक्टिव, तो डेफिनेटली दे विल बी कॉल्ड रिफॉर्म। तो हर एक फ्रंट पे रिफॉर्म हुआ है। स्ट्रक्चर इंडिया का उसको चेंज किया जा रहा है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, गांव-गांव में बिजली, हर एक कहा जाता है घर में पानी। आपका पूरे इंडिया में रोडवेज हो, वाटरवेज हो, या आपका एयरवेज हो, या आपका एक्सप्रेस रेलवे हो, चौतरफा विकास हो रहा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है ये उसमें बदलाव होगा। और जब तक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होगा, तब तक आपका ग्रोथ पोटेंशियल हम रियलाइज नहीं कर पाएंगे। और साथ साथ गवर्नेंस के फर्म पे कहा जाता है कि रिफॉर्म हुआ है, यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट अब काम कर रही है किस पे, तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। और इसके लिए देखोगे गवर्नमेंट काम कर रही है जो पॉलिसी कैपिटलिस्ट कंट्री फॉलो किया है, सेटेरिस पैरिबस, ये नाम आपने सुना होगा। सेटेरिस पैरिबस का मतलब होता है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन और सिंपली लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी सरकार का जो हस्तक्षेप है वो कम होगा। और जो मार्केट फोर्सेज हैं, डिमांड सप्लाई, so they will take care of the economy, they will interact with each other and doing the correction। ये नॉर्मली पॉलिसी कहां फॉलो होती है, तो डेवलप कंट्री में, ऐसे कह लो जो कैपिटलिस्टिक कंट्री हैं। तो गवर्नमेंट जो है इंटरफेरेंस कम कर रही है, क्योंकि पुराने समय में सरकारी हस्तक्षेप जो था बहुत ज्यादा था। इसलिए हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स था, हमारी रैंकिंग बहुत ही खराब थी। ये जो हमारा सिस्टम था कंसिस्टिंग ऑफ सरकारी पेपर, ये इट वॉज द बिगेस्ट हर्डल इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। पावर हंग्री एंड मनी मेकिंग, इतनी सारी जटिलता थी। जो अंग्रेजों के टाइम के आपके नियम कानून थे जो आउटडेटेड थे, उन सबों को हम कैरी किए जा रहे थे। तो जरूरी है कि आवर अप्रोच जो है उन सबों को छोड़ा जाए। तो हर एक फ्रंट पे हमने क्या किया है, बड़े स्तर बदलाव किया है। तो यहां पे सर्वे बात करी है कि दो रिफॉर्म की, पहला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, और ये पीरियड है 2014 से 22। क्योंकि रिफॉर्म में टाइम लगता है, किसी भी कंट्री के स्ट्रक्चर को, स्वरूप को आप एक साल में नहीं बदल सकते हैं। बदल रहा है और बदलने की कोशिश हो रही है। तो ये आपका उस केस में सरकार कहती है कि उसमें जरूरी क्या है, सरकार कहती है कि जो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसको बदलने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पहला चीज तो क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स, सबसे पहला जरूरी है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए सबसे पहला चीज जरूरी क्या है, क्रिएशन ऑफ पब्लिक गुड्स। क्रिएशन ऑफ पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स का मतलब जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आम लोगों को, इसमें सारी चीजें आती हैं। ऑल द थिंग्स दे कम विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
चाहे अगर वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, चाहे वो एक्सपेजेड हो। यानी ये सारे जो हैं दे हैव सम यूटिलिटी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और खास करके हम बात करें, गवर्नमेंट इज द लीडर, गवर्नमेंट हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। जब तक गवर्नमेंट फ्रंट से लीड नहीं करेगी तब तक जो है इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगा। तो पब्लिक गुड जो है, द गुड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल, आई रिपीट, जिसमें सब कुछ आता है, जैसे आपका मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, बिजली भी आएगी, एवरीथिंग। तो ये चीजें, उसके बाद जो है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, यानी ऐसा गवर्नमेंट जिसपे लोग फेथ करें। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट, ये भी एक बड़ी समस्या है। और ट्रस्ट बेस्ड बेहतर होगा गवर्नेंस कि लोगों का अपने गवर्नमेंट के ऊपर क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट के ऊपर हमारा भरोसा खत्म हो जाए तो फिर जो है वो स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। ये बहुत मैटर करता है। वेस्टर्न वर्ल्ड का अगर देखोगे तो अगर बात करें यूरोप का, यूरोप के क्राइसिस ही है, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। अब यह है क्या, तो यूरोप की सरकारों के ऊपर इतना ज्यादा कर्ज है कि वहां के निवेशकों का अपने सरकार के ऊपर से ही भरोसा खत्म हो चुका है। वो अपने सरकार के बॉन्ड को नहीं खरीद करके किसी दूसरे सरकार के बॉन्ड को खरीद रहे हो। अब जैसे छोटे लेवल पे देखें, अभी आपने देखा टर्की में और सीरिया में क्या हुआ, तो भूकंप आ गया, बहुत सारा कैजुअलिटी हुआ। भारत ने मदद की, भारत के लोगों ने भी क्या किया, सहायता पहुंचाया, और सहायता उन तक पहुंचा और पहुंच रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान, अब वहां की स्थिति क्या है, वहां पे गवर्नेंस नाम का कोई चीज ही नहीं है। वहां की सरकार भिखारियों की तरह चारों तरफ जो है भीख मांग रही है। वहां की जनता चाहती है कि मदद पहुंचाए, लेकिन कैसे कैसे? अब पहला ऑप्शन होगा वो अपने सरकार के फंड में दे, लेकिन उनको सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा वहां तक नहीं पहुंचेगा, ये लोगों के जेब में, जो सरकार में है उनके जेब में चला जाएगा। तो दे आर हेल्पलेस बिकॉज देयर इज नो गवर्नेंस। तो चाह के भी वहां की जनता, जो ये दो देश हैं या कोई मान लो तीसरा, चाह के भी मदद नहीं कर सकते हैं। उसका एक उदाहरण आया था कि एक पाकिस्तानी जो बहुत ही बाय नेचर कह सकते हो फाइनेंशियली बहुत सक्षम था, उसने सीधे जो है टर्की एम्बेसी पहुंचा और वहां पे 3 बिलियन जो है पाकिस्तानी करेंसी वो उसको डोनेट किया, बिना अपने गवर्नमेंट के माध्यम से, क्योंकि उसे अपने सरकार पे भरोसा ही नहीं था। तो अगर हमें अपने सरकार पे भरोसा नहीं होगा तो फिर जो है इकोनॉमी में क्या होगा, अनरेस्ट आ जाएगा। और ट्रू लीडरशिप वी नीड। तो पिछले 8 साल में कम से कम हमारी जो सरकार है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पे लोगों का भरोसा जीतने में सफल रही है। और यहां तक कि जो विपक्ष के भी लोग हैं ये मानते हैं कि यहां काम हो रहा है। अब डेमोक्रेसी है तो पता ही है आपको, आलोचना तो होगी। तो यहां पे निश्चित रूप से वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है उसके काम करने में ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है। ये बहुत किया, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़े जो है स्कैम यानी घोटाले उजागर हुए हैं। तो यहां पे लोगों का भरोसा सरकार पे बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कहा जाता है कि को पार्टनरिंग विद द प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर के साथ हम पार्टनरशिप में आगे बढ़ाएं, पीपीपी यानी को पार्टनरिंग, पीपीपी मॉडल को काम करेंगे। और पीपीपी मॉडल को अभी और प्रमोट करने की सरकार बात करी है। यानी जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन क्या हो तो हर एक जगह बढ़े, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भारत के जो है ये काफी ज्यादा सक्षम हो चुके हैं। और सबसे अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इसको बढ़ाने की बात हो रही है। और ये जो है इसमें काफी स्कोप है और एग्रीकल्चर सेक्टर में पोटेंशियल है, लेकिन ये जो है एक तरह से कहा जाए सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है तो एग्रीकल्चर सेक्टर। ड्यूरिंग द लॉकडाउन के दौरान जो है इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहा। और 2 साल के दौरान ड्यूरिंग द लॉकडाउन यानी 21-22 और 22-23 भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट था वो था आपका 3.6% टू और 3.9%। तो इसे और बढ़ाने की जरूरत है। तो और भी उपाय किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी दोनों को सरकार बढ़ाने की बात करी है। उसके बाद जो है रिकवरी का जो है अब कहा जा रहा है कि 2014-22 में पिछले 8 साल में अब बैलेंस शीट जो है बैंकों का गड़बड़ हो गया था। यानी 2014 से ही इनफैक्ट शुरू हुआ था कि 2014 में जब ये सरकार बनी तो इस दौरान भारतीय बैंकों का जो बैलेंस शीट था
इट वॉज नॉट इन गुड कंडीशन। जो बैलेंस शीट में जिनके एसेट थे, एसेट क्या होते हैं, जो ये पब्लिक को लोन देते हैं, तो ये उससे ये कमाते हैं, तो वो उसमें एक समस्या थी, उसमें बैलेंस शीट जो है स्ट्रेस था। लोन जो दिए गए थे वो पैसा आपका जो है डूब गया था और काफी तक डूब गया था, और आरबीआई के लाख कोशिश करने के बावजूद भी रिकवरी वाज नॉट डन। तो ये भी एक कारण था स्लो डाउन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि अगर बैंक दे आर नॉट इन गुड शेप, अगर बैंक अगर अच्छे कंडीशन नहीं है तो स्वाभाविक है क्रेडिट क्रिएशन का ग्रोथ क्या होगा, स्लो होगा, और क्रेडिट क्रिएशन का ग्रोथ क्या होगा, स्लो अगर होगा तो स्वाभाविक है इससे जो है इकोनॉमी का स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन पिछले एक साल में जो क्रेडिट क्रिएशन का रेट है, जो मैंने पहले पढ़ाया कि 2014 में बैलेंस शीट स्ट्रेस था, बैलेंस शीट स्ट्रेस, बैलेंस शीट बहुत तकलीफ में था कह सकते हो। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट जो है ये एसेट्स और लायबिलिटीज का शेड्यूल है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये फाइनेंशियल कंडीशन को बताता है। इसमें दो साइड होते हैं, एक एसेट एक लायबिलिटी, और दोनों हमेशा बराबर होते हैं, कॉमर्स वाले अच्छी तरह जानते होंगे। तो बैलेंस शीट ऑफ द कमर्शियल बैंक इट वाज नॉट लुकिंग वेरी गुड, ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था। लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे कम से कम पिछले 3 साल में भारत में बैलेंस शीट जो है बैंकों का एनपीए घटना शुरू हुआ। इसके पीछे मैंने आपको एक कारण बताया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग कोड 2016, तो 2016 का जो है जिसके कारण बैंकों का जो एनपीए का रेट था वो 9.5% से घट के कितना आ गया है, 5%। और इसके अलावे 2021 के बजट में सरकार ने एक और घोषणा की, कंसेप्ट ऑफ बैड बैंक। तो बैड बैंक बन चुका है और इन्होंने अब अपना काम शुरू करना शुरू किया है। तो बैड बैंक की मदद से इसे और कम जो है करने मदद, यानी बैंकों का जो हेल्थ है आने वाले समय में क्या होगा, इंप्रूव करेगा। और बैंकिंग की स्थिति अगर अच्छी होगी तो स्वाभाविक है उसके बाद क्या होगा, जो कंट्री कैन बी गिवन द मोमेंटम, कहा जाता है बिग पुश, क्योंकि बैंक्स आर गोइंग टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट्स। तो बैंकों का मौजूद होना बेहतर है, उसके लिए जरूरी है कि बैंकों का जो बैलेंस शीट है वो काफी मजबूत हो। जो स्ट्रेस एसेट हैं दे शुड बी क्लियर फ्रॉम द बैलेंस शीट, और अभी बैलेंस शीट को क्लीन करने का क्या कहा जाए, काम चल रहा है। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो कहा जाता है अगले 10 साल में, अगले 10 साल में अब भारत की जो है स्थिति या भारतीय अर्थव्यवस्था मेरे ख्याल से 2027 रहता है। अभी ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी इंडिया का जो रैंकिंग है वो 5th है, पहले 6 था और अब वो इंग्लैंड को पीछे छोड़ के 5th पे आ गया। तो अगले 10 साल में या मे भी मेरे ख्याल से 5 से 6 साल में भी 2028 तक लोग सोच रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रैंकिंग है वो कितनी हो जाएगी, तो स्वाभाविक है 3rd हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, 3rd हो जाएगी। तो एक तो आपका ये है। उसके बाद सरकार का कहना है कि 1998-2002 नॉर्मली क्या होता है, ये सरकार उसी पीरियड को कंपेयर करती है जिसके कंपैरिजन में और जिस हालात में हम हैं। तो 1998 से लेकर 2002 में उस दौरान भी क्या था कि रिफॉर्म का बहुत सारा काम हुआ था, लेकिन ग्रोथ पिकअप नहीं पकड़ सका। यानी 98-2008 में 2 में रिफॉर्म का काम तो शुरू हुआ, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो गया कि ग्रोथ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या कहोगे, उस वक्त बहुत सारे हमें शॉक लगे थे। अब जैसे ही वो शॉक क्या हुए, कम हुए, तो वही रिफॉर्म फिर क्या हो गया, हैज स्टार्टेड पेइंग द डिविडेंड। तो वो जो शॉक्स हैं उसे हमें रिमूव करना है, उससे हमें बाहर निकलना है। 3 तो बड़े शॉक लगे हैं पिछले 3 साल, जिसके कारण भारत के ग्रोथ रेट जितना होना चाहिए उससे कम है, लेकिन फिर बहुत बेहतर है। और इस 3 शॉक से हम रिकवर कर चुके हैं और उम्मीद है कि ये फ्यूचर में भारत का जो ग्रोथ रेट है वो और तेजी से बढ़ेगा। तो शॉर्ट टर्म जो माइक्रो आपका जो प्रोस्पेक्ट है इट इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। उसके बाद एक और चीज कि भारतीय अर्थव्यवस्था का, बिकॉज इंडिया ने जो नोटबंदी शुरू की थी, तो नोटबंदी कहा था उसमें कि वी आर ट्राइंग टू मेक इंडियन इकोनॉमी लेस कैश इकोनॉमी, लेस कैश इकोनॉमी, यानी कैश का इन्वॉल्वमेंट कम हो, लेस कैश इकोनॉमी। और यहां पे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम काफी हद तक कामयाबी हुए हैं। खास करके देखोगे यूपीआई की बात करें, आपके बीच में बहुत पॉपुलर है, और इसके द्वारा जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा। मैं बजट का आंकड़ा ले रहा हूं, सिर्फ यूपीआई से जो है ट्रांजैक्शन हुआ है 126 लाख करोड़, 126 लाख करोड़। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है और दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है।
इससे क्या होगा कि ये सारे जो ट्रांजैक्शन है, खास करके इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी इनफॉर्मल सेक्टर जो गवर्नमेंट के टैक्स के दायरे में नहीं आता है, गवर्नमेंट के जीडीपी के दायरे में नहीं आता है। दे मे बी अर्निंग, ये अर्न तो करते हैं लेकिन ये सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। ये प्रोडक्शन तो करते हैं लेकिन इनका प्रोडक्शन भारत के जीडीपी में नहीं आता है। लेकिन कारण तो पहले क्या होता था, नोटबंदी से पहले ये सारा जो है कैश में लेन देन होता था, कैश में लेन देन होता था। आप जो है स्ट्रीट फूड जब खाते थे तो वहां भी कैश में पे करते थे। अब बदल गया है, खास करके जो युवा हैं वो अब कैश में लेन देन नहीं करते हैं, खाना खाया और पेटीएम से पे कर दिया। अब इसका मतलब आप जब इस तरह से पेमेंट करते हैं तो फिर वो बैंक के थ्रू जाता है, यानी फॉर्मलाइजेशन हो गया। तो यानी ये चीजें जो है सरकार के दायरे में आ गई, तो सरकार का, लेकिन अभी इसमें कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करके सिर्फ आप जो है खर्चा ही नहीं करते हैं बल्कि पैसे भी ट्रांसफर करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हो, तो यहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये जीडीपी में नहीं आएगा। लेकिन आप स्ट्रीट फूड खाते हो, वहां पे 200 रुपया पे करते हो, तो यानी ये 200 रुपये के बराबर प्रोडक्शन हुआ और ये जीडीपी के दायरे में आएगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडियन इकोनॉमी का फॉर्मुलाइजेशन हो रहा है, यानी इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर के दायरे में लाया जा रहा है। इसका फायदा एक नहीं अनेक होगा, क्योंकि भारत का फिर क्या होगा, टैक्स बेस बढ़ेगा, भारत का जीडीपी बढ़ेगा, और खास करके जो लोग फॉर्मल सेक्टर में आएंगे तो गवर्नमेंट भी उनके वेलफेयर के लिए स्कीम लेकर के आएगी। तो इसका चौतरफा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी सी जागरूकता तो आई है लेकिन वो अभी पूरा होना बाकी है। तो इंडियन इकोनॉमी का क्या हो रहा है, फॉर्मुलाइजेशन हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी ग्रेजुअली इट इज मूविंग फ्रॉम मोर इनफॉर्मल इकोनॉमी टू फॉर्मल इकोनॉमी। तो यहां पे जो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट हैं दे आर लुकिंग वेरी वेरी गुड, और इसमें और भी सारी चीजें हैं जो चैप्टर के हिसाब से बताया गया है। तो इन जनरल हमने एक ओवरव्यू किया तो उससे साफ पता चला कि थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड, और जो हमने कहा कि जो मीडियम टर्म ग्रोथ जो आउटलुक है ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक भी है, ऑप्टिमिज्म भी है, और साथ साथ होप भी है। तो होप है बोथ आर फॉर द फ्यूचर, लेकिन उम्मीद है कि अगर कोई अब कोविड-19 टाइप से दूसरा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो ये दीज टू जो है इट विल बी विद इन आवर रीच, यानी हम उनको अचीव करेंगे। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर था। तो जो भी आपके मैक्रो लेवल जो इंडिकेटर हैं, ऑल दे शो कि वट एवर आवर टारगेट्स आर फॉर द शॉर्ट टर्म they are likely or definitely they will be achieved. Government of India is fully confident about that.